हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो या ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ आशापुरा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 30 जुलाई 2024 से लेकर 1 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 136 रुपये से लेकर 144 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 36,57,000 शेयर्स, करीब 52 करोड़ 66 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। मतलब कि ये जो 52 करोड़ 66 लाख रुपए कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर जाएंगे, उसकी ग्रोथ एक्सपेंशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 2 अगस्त 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स जो कि 5 अगस्त 2024 को है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 5 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट 6 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 1 अगस्त 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइज होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 98,99,121। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,35,56,121 है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। अब मार्केट मेकर पोर्शन जो है 1,83,000 शेयर्स स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ के बिहाफ से अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,44,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,88,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। अब रिजर्वेशन देखें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू, NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। एंड गाइस आपको पता होगा कि SME IPO है, तो मतलब उसके अंदर आप सिर्फ मतलब लिस्टिंग जैसे होती है, तो मतलब स्टॉक में अगर आप मान लो कि आपने IPO में अप्लाई नहीं किया है और फिर उसके बाद आपको स्टॉक बाई करना है, तो एक बात का ध्यान रहे कि इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी जब तक कि ये SME स्टॉक मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक। सो सिर्फ लॉट में डील होती है, तो सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। दूसरी बात कि ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं। एंड गाइज आप सबको पता है कि 1 लाख से ऊपर की अमाउंट लगती है, जो कि हैवी अमाउंट है। यस हैवी अमाउंट है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रहे। यहाँ पे 1,44,000 है। मेजॉरिटी जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 1.5 लाख मैक्सिमम, मतलब 1.5 लाख के अंदर सारे SME IPOs निपट जाते हैं। जैसे कि मेन बोर्ड IPO होता है, तो मेन बोर्ड IPO में नहीं होता है कि 15,000 के अंदर ही वो IPO अमाउंट होती है। तो SME में समझ लो कि 1.5 लाख से अंदर ही IPO अमाउंट होती है, लेकिन 1 लाख से ऊपर की है इसलिए क्योंकि बड़ी अमाउंट लगती है गाइस। तो उस चीज़ का बिल्कुल आप फोकस करें। अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर मिस्टर सुजीत चंद्रशेखर कुरूप एंड मिसेस चित्रा सुजीत कुरूप जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 92.45% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 67.51% है गाइस। सो आफ्टर IPO उनकी होल्डिंग 67.51% हो जाएगी। अभी जो है वो 92.45% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी स्टेक उन्हीं के पास है। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2009 से इनकॉर्पोरेटेड है। आशापुरा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इज़ एन इंडियन लॉजिस्टिक्स कंपनी द स्पेशलाइजेस इन हैंडलिंग कार्गो एंड फॉरवर्डिंग फ्रेट transportation including project logistics and third-party logistics, warehousing and distribution, other services including coastal movement. The company offers unique logistic solutions through its nationwide presence, comprehensive service offering,
emphasis on enhancing service with technology and extensive vehicle fleet network। अब कंपनी जो है वो कुछ ISO रजिस्टर्ड है और कंपनी जो है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो हैंडलिंग एंड 3PL सर्विसेज के हिसाब से ISO सर्टिफिकेशन है। द फ्रेट फॉरवर्डिंग टीम इज़ बेस्ड इन अहमदाबाद with branches at seaport like Hazira, Mundra, Pipavav, Kandala, JNPT एंड अदर्स ICDs। तो ये सारे पोर्ट के नाम हैं जहाँ पर मतलब जहाँ से ये सारा काम करते हैं। They provide freight forwarding and CHS services to existing customers. As of March 31st, 2024, the company has 250 commercial trucks in its fleet, with 181 owned by the subsidiary and 69 owned by directly by the company. Or as of July 2024, the company manages and operates 7 warehouses with a total storage capacity of approximately 284,000 square feet. Or as of June 30, 2024, Ashapura Logistics Limited employed over 219 people, including more than 111 इन ऑपरेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस। सो गाइज़, आपको ये आइडिया रहेगा कि ये लॉजिस्टिक बिज़नेस मतलब एक तरह से छोटी बड़ी सारी चीज़ें जितनी भी मतलब उनकी कैपेबिलिटी में है वो ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वेयर हाउसेस भी है इनके। सो कंपनी का बिज़नेस जो है वो ट्रेंडी है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। एक बारी फाइनेंशियल्स कंपनी के देख लेते हैं। तो कि यहाँ पर कंपनी का 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये गाइस सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है देखते हैं एक बारी। तो कंपनी की जो टोटल असेट है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 115 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 126 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 227 करोड़ 13 लाख रुपए से कम होकर 199 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ 88 लाख रुपए से बढ़कर 12 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 38 करोड़ 52 लाख रुपए से बढ़कर 65 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 38 करोड़ 15 लाख रुपए से बढ़कर 55 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास हुआ है। एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो 8 लाख रुपए से बढ़कर 12 लाख रुपए के आसपास हुआ है। सो गाइज, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। और साथ साथ कंपनी के ऊपर जो डेट है मतलब बोरोइंग्स जो है वो बढ़ी हुई है, लेकिन आई मीन एक तरह से निग्लेजिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन काइंड ऑफ निग्लेजिबल बोरिंग है 12 लाख। तो वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं कहेंगे, मतलब अमाउंट तो है ऑब्वियसली, बट वो कंपनी कभी भी एक चाहे तो क्लियर आउट कर सकती है, मतलब डेट फ्री कंपनी बन सकती है। बट नेवरदलेस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है और रेवेन्यू कम हुआ है। सो यहाँ पर कुछ जो चांसेस है वो ये है कि कंपनी ने अपने पोटेंशियल जो अदर एक्सपेंसेस जो होंगे, मतलब आई मीन कुछ मेंटेनेंस ले लो या फिर एम्प्लॉई ले लो या फिर दूसरे कुछ भी लायबिलिटीज़ ले लो, वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी स्ट्रेंथन तरीके से आई मीन फोकस किया है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है। और ऐसे पॉइंट पे अगर कंपनी साथ साथ रेवेन्यू भी अगर ग्रोथ करती है तो दैट इज़ रियली एड ऑन पॉइंट। अब अगर बिजनेस का जो हमने बात करने वाले थे, सो बेसिकली गाइज आपने देखा होगा कि कोविड के बाद गवर्नमेंट जिस तरह से डिफेंस सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, ईवी व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारी चीज़ों मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जिस तरह से फोकस्ड है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट एक तरह से मतलब प्रमोट माने उस आई मीन देश को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जितनी भी आई मीन बढ़िया कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कह सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जो भी बढ़िया कंपनी है उनका बिजनेस ग्रोथ हुआ है। और आपने देखा भी होगा कि सारे डिफेंस सेक्टर हो गया या फिर ड्रोन बनाने वाली कंपनी हो गई या आई मीन ये दूसरी मतलब ये जो ईवी व्हीकल है या क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये काफ़ी सारे स्टॉक्सों ने
बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया हुआ है। सो उसी में ये लॉजिस्टिक बिजनेस भी कंपनी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी मतलब उसको एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक बिजनेस है उसको एक तरह से गवर्नमेंट ज़्यादा एडवांस और सुधार करना चाहती है कि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो जाए, जिससे फ्यूल है, टाइम कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ों में बचत हो पाए और एफिशिएंट तरीके से पोटेंशियल ग्रोथ आ पाए ये बिज़नेस के अंदर। सो एक तरह से ट्रेंडी फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री ज़रूर कह सकते हैं। तो ये एक एड ऑन पॉइंट है। प्लस कंपनी के साथ जो मतलब फाइनेंशियल्स है, वो फाइनेंशियल भी एक तरह से मतलब डिसेंट है, नॉट सो बैड करके, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। साथ में कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 195 करोड़ रुपीस के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब आपको, अगर आप नए हो, पहली बार ही अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको लगता होगा कि अरे यार ये तो बहुत ही कम है, तो किस तरह से अच्छा है। सो बेसिकली गाइज, SME IPO जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो हिसाब से आपको शेयर मेरा ओपिनियन करूँ तो मैक्सिमम 70 to 80% जो SME कंपनीज होती है वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक में ना निपट जाता है। बहुत कम कंपनियां होती है जो 150 प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होती है। सो उस हिसाब से अगर देखें SME के हिसाब से, तो ये एक डिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जा सकता है। ऑल दो येस डेफिनेटली बहुत छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन कभी भी मतलब छोटी कंपनी है इस हिसाब से एकदम से सिर्फ सिंगल एक पॉइंट पे बाई करे नहीं करे वो जजमेंट नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे पैरामीटर्स अदर्स होते हैं वो जो देखने चाहिए, बिकॉज सी बहुत सारे ऐसे केसेस बन चुके हैं इन पास्ट कि एक टाइम पे बहुत बढ़िया कंपनी आज मतलब बेकार हो चुकी है। बहुत मतलब छोटी कंपनी है आज की तारीख में बड़ी बन चुकी है। तो ऐसे एग्जांपल्स जो है मार्केट टाइम टू टाइम सेट होते ही रहता है। सो और दूसरी बात कि SME कंपनीज जो होती है उनको सेबी एक्सचेंज के थ्रू जब भी ये रूल्स निकाला गया था तो यही सिस्टम थी कि भाई आप छोटी कंपनी है, छोटे एंटरप्राइजेस है, जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इसीलिए SME कहलाते हैं। तो आपको भी फंड रेज करना है, कंपनी ग्रोथ करनी है, तो आप भी IPO लाइए। लेकिन मतलब ये मैं आपको मोटा मोटी ऊपर से रफली बेस समझा रहा हूँ कि आप भी आइए, आप भी फंड रेज कर दीजिए, जो लॉजिक है इसके पीछे का। तो आप भी फंड रेज करिए, आप भी अपने बिजनेस को ग्रोथ करिए, और अगर इन फ्यूचर आपकी कंपनी बढ़िया और बढ़िया परफॉर्मेंस करती रहती है तो आपकी कंपनी को स्टॉक को फिर मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो दैट इज़ अ मेन लॉजिक अबाउट दिस, जो मैंने आपको ऊपर से समझाया। तो ऐसा नहीं है कि SME कंपनीज़ है तो अब ये SME ही रहेगी, SME स्टॉक के हिसाब से ही हमेशा ट्रीट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और पास्ट में ऐसा बना भी है कि SME कंपनीज बाद में मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दी गई हो, जब क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है बिज़नेस के बारे में, और जो भी मतलब रूल्स के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से फुलफ़िल करने लायक होते हैं उस हिसाब से गाइस। सो गाइस, अब कंपनी का ROE देखेंगे तो 21.82% है, ROC 20.69% है, डेट टू इक्विटी 0.63, RONW 18.92%, PBV 2.18, पैट मार्जिन 4.86। अब कंपनी का EPS अगर देखें तो प्री IPO 12.48 है, पोस्ट IPO 9.11 है, PX प्री IPO 11.54, पोस्ट IPO 15.8 है गाइस। और ये जो नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने प्री IPO और पोस्ट IPO EPS कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। सो अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें कि IPO लाने की वजह क्या है, तो यहाँ पर कुछ मेजर 4 रीजंस दिए हुए हैं। तो कि द कंपनीज फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट इज़ फॉर द परचेज ऑफ ट्रक्स and ancillary equipment, construction of warehouses at the facility located at Mundra, Gujarat, funding the incremental working capital requirements of our company general corporate purpose। तो कुछ 4 मेजर रीजंस दिए हैं। एंड गाइस यस डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी के अंदर जो थोड़े स्ट्रेंथन पॉइंट है, तो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन SME के हिसाब से थोड़ी डिसेंट टाइप की है, प्लस ट्रेंडी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, प्लस फाइनेंशियल्स जो है वो भी एक डिसेंट टाइप का है, नॉट सो बैड करके। सो अगर ऐसे माहौल में अगर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में रहता है, और ख़ास तौर पे लिस्टिंग जब हो रही है, मेन तो वो बात है कि लिस्टिंग जब हो रही है तब भी मार्केट थोड़े अप ट्रेंड में ही है, या मतलब यूँ कह लो अप ट्रेंड के आसपास है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि एक लिस्टिंग गेन जो है वो मतलब चांसेस है कि थोड़े अच्छे मिले। सी गाइस, ज़रूरी नहीं है कि मतलब लिस्टिंग गेन मिले ही। मेरा तो ओपिनियन आपसे यही रहेगा कि जब भी आप
आईपीओ में अप्लाई करो तो आप अगर क्लियर रहेंगे कि भाई लिस्टिंग गेन चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट के बेस पे है, इन्वेस्टमेंट है तब तो बात अलग ही हो गई, क्योंकि उसमें तो सीधा लॉन्ग टर्म 2 4 5 साल वाली बात हो जाती है। लिस्टिंग गेन है तो फिक्स कर लो कि समथिंग वॉट एवर XYZ% का रिटर्न मिला तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो उसी तरह लॉस भी उस टाइम पे आप डिसाइड कर लो कि अगर इतनी लॉस हो गई तो लॉस बुक भी करके निकल जाऊंगा। लेकिन गाइस जनरली हमारा जो है वो लॉस के ऊपर ना बटन जनरली दबता नहीं है, होप में हम रुके रहते हैं। तो ये सारी थोड़ी डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ती है, बट नेवरदलेस सी गाइस, मैं आपको कोई मतलब कंपनी के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज नहीं बना के बता रहा हूँ, बट मेरा एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। एंड यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाओ गाइस। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।